नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे होंगे, पढ़ने में, लिखने में और आनंद उठाने में। पूरी जिंदगी से आप यह समय व्यतीत कर रहे होंगे। आपको पता है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उसका सामना कर रहा है। कई विकसित जो देश है वो भी इस महामारी से जूझ रहे हैं। बात करें अमेरिका की, इटली की, वो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हम भी इस महामारी से जूझ रहे हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है भारत में इस महामारी की वो भी आपको पता है। रोजाना केस बढ़ रहे हैं। तो बार बार पिछले काफी समय से बच्चों के, उनके अभिभावकों के मैसेज आ रहे थे, उनके फोन कॉल्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर अब की बार इस सत्र में शिक्षा का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, आप हमें बताइए इसके बारे में, आप भी ऑनलाइन आइए। तो उन को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे साथियों से विचार विमर्श किया, उनसे अपने विचार साझा किए, उनके विचार मैंने लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्द ही मुझे भी ऑनलाइन एक वीडियो बनाना है, एक मैसेज देना है बच्चों को कि ये जो समय है वो कैसा होगा, शिक्षा का स्तर क्या रहेगा। और आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है इस महामारी में शिक्षा का हुआ है। बच्चों की शिक्षा का स्तर इस महामारी में थोड़ा डाउन हो गया है लेवल। लेकिन जो अपनी गवर्नमेंट है वो इस क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। जो 11वीं और 9वीं की जो परीक्षाएं थी वो तो गवर्नमेंट ने पहले ही स्थगित कर दी थी, बच्चों को वैसे ही प्रमोट कर दिया था। 8वीं तक की, पहली क्लास से लेके 8वीं तक की जो एग्जाम है वो भी गवर्नमेंट ने निरस्त कर दी थी, उनको वैसे ही अगली क्लास से प्रमोट कर दिया था। लेकिन बात आती थी 10वीं बोर्ड क्लास और 12वीं बोर्ड क्लास की। उनकी जो कुछ बचे हुए पेपर थे उनमें को बोर्ड ने, सरकार ने उन एग्जाम को करवाने के लिए कई नियम बनाए और प्रेजेंट में वो एग्जाम चल भी रही है। जून लास्ट तक वो एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी 1-2 दिन पहले अपने जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी ट्विटर पर मैसेज डाला है कि जो 2020-21 का जो सत्र है वो जुलाई में शुरू होने वाला है और हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी ही शुरू हो, जिससे बच्चों की शिक्षा का जो नुकसान है वो कम हो।
क्षतिपूर्ति हो सके उसकी, कि पहले काफी नुकसान हो चुका है। अब बात करते हैं अपन ऑनलाइन क्लास की, वीडियो बनाने की, आपको पढ़ाने का। तो पिछले काफी समय से विचार चल रहा था इस पे भी, और वो समय आज आया है। आज मैंने सोचा कि चलो हम भी एक वीडियो बनाते हैं। मैं भी कईयों के वीडियो देख रहा हूं, तो मैंने सोचा कि हम भी एक वीडियो बनाते हैं। वैसे आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, एक सब्जेक्ट विषय के बारे में बात करेंगे और कुछ मोटिवेशन बात के बारे में अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि जो ये महामारी है वो कितना दिन चलेगी, क्या होगा भविष्य में। तो जहां तक हम सबको ये लग रहा है कि शुरू में तो ये चल रहा था, हमें लग भी रहा था कि ये जो महामारी है वो महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी, भारत में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, क्या स्थिति है इस महामारी की भारत में, वो आप सबको पता है। धीरे धीरे जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। तो एक बात तो इससे स्पष्ट हो गई कि ये जो महामारी है लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बन पाई है। तो बाद की बात है कि इसकी वैक्सीन कब बने, तो ये लंबे समय तक चलेगी। और इस महामारी के साथ हमें जीना पड़ेगा। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है हमें। जो गवर्नमेंट जो दिशा निर्देश देती है उनका पालन करें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा कर जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब हमें आवश्यक हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, तो ही हम घर से बाहर निकले, बिना कार्य घर से बाहर नहीं निकले। अब जो ये समय चल रहा है, वैसे कई लापरवाह भी हो चुके हैं कि पिछले 2-3 महीने से घर पे ही है, और सीरियस जो पहले की बात थी वो अब नहीं है। कई बच्चे भी सोचने लग गए हैं, कई पेरेंट्स भी। ये तो चलता रहेगा, ठीक है वो बात, लेकिन हमें जो रूल है, जो नियम है, उनका पालन भी करना है। अगर हम थोड़ी सी असावधानी बरतेंगे तो इसका खामियाजा हमें उठाना पड़ेगा। कई क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, हमें नहीं होगी। लेकिन जिस परिवार में, जिस व्यक्ति को ये जो महामारी है वो हो चुकी है, उससे पूछो कि क्या स्थिति होती है। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप सभी को इससे दूर रखें, और आप जो गवर्नमेंट के रूल है उनको फॉलो करें। अब अपन बात करते हैं जैसे साइंस सब्जेक्ट की। वैसे आपको पता होगा कि मैं फिजिक्स का लेक्चर हूं, भौतिक विज्ञान की कक्षाएं लेता हूं, 11वीं 12वीं की फाउंडेशन क्लासेस फिजिक्स की, और नेट के लिए भी। तो अपन बात करें, जो फिजिक्स है वो एक साइंस का ही पार्ट है, और इस साइंस की बात कर लेते हैं। पहले तो ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है। वैसे अधिकांश बच्चे जानते भी हैं, लेकिन रफली हल्का सा अपन इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। देखो, साइंस का मतलब होता है कि जो अपनी प्रकृति में जो भी चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करना। वैसे जो साइंस शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, साइंसिया, उससे आया है, और उसका मतलब होता है जानना। जो साइंस का जो मतलब होता है जानना, किसी वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में जानना कि ये क्या है, कैसे बनी है, क्या कार्य करती है। और
जो साइंस के जो जनक है, जो फादर है, वो अरस्तु को माना जाता है। जो वैज्ञानिक अरस्तु है उनको माना जाता है। और ये जो साइंस है वो कई कंपटीशन में भी काम में आती है, जिसे अपन जनरल साइंस के नाम से जानते हैं। और इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। साइंस के जो मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, और अभी देखेंगे अपन क्या क्या है। सबसे पहले इसका जो पार्ट आता है फिजिक्स, जिसे अपन भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। जिसे अपन भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। और जो दूसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री, वो भी साइंस का ही पार्ट है। ये भी साइंस का ही पार्ट होता है, जिसे अपन रसायन विज्ञान कहते हैं। जिसे अपन रसायन विज्ञान कहते हैं। और जो तीसरा इसका पार्ट है बायोलॉजी, जिसे अपन जीव विज्ञान कहते हैं। अब अपन यहां पे बात करते हैं पहले फिजिक्स की, क्योंकि मैं इसी सब्जेक्ट को लेता हूं। जो फिजिक्स है उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, क्या होती है फिजिक्स, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बाकी जो इसके टॉपिक्स है धीरे धीरे पढ़ लेंगे। और आज इसके लिए बेसिक भाई क्या फिजिक्स होती है, फिजिक्स क्या है, उसके बारे में देखते हैं। देखो, ये जो फिजिक्स है वो भी एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। फ्यूसिस इससे लिया गया। और इस फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। इसका मतलब होता है प्रकृति, नेचर। यानी कि इस फिजिक्स में प्रकृति, ये जो चीजें हैं, जो प्रकृति है उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। जैसे अपन अपनी भाषा में बात करें, जैसे कोई सड़क पे गाड़ी चल रही है, तो वो गाड़ी कैसे चल रही है, कैसे कार्य कर रही है, किस प्रकार से बनी हुई है, उसमें जो इंजन बना हुआ है वो कैसे बनाया गया है, कैसे कार्य कर रहा है। और भी जैसे अपन बात करें कि जैसे मोबाइल टावर होते हैं, जो मोबाइल फोन होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, मशीनें कैसे कार्य करती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनका अध्ययन अपन इस फिजिक्स में करते हैं, जिसे अपन भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसके जो जनक की बात करें अपन, जैसे मैंने पहले बताया कि जो साइंस है इसका जनक तो अरस्तु को माना जाता है। और इसके फिर 3 पार्ट हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसमें जो फिजिक्स है उसका जो फादर, उसका जो जनक, उसका जो जनक अपन अब इसके फादर की बात करते हैं कि ये जो फिजिक्स है वो 2 भागों में बांटी गई है। जो फिजिक्स है वो उसके 2 जनक है, 2 फादर है, 2 भागों में बांटा गया है इसको। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। एक तो होती है चिरसम्मत भौतिकी, एक जो
फिजिक्स होती है उसे अपन चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, जिसे क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। और दूसरी है आधुनिक भौतिकी। दूसरी है आधुनिक भौतिकी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। जिसे मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। इसके जो फादर की बात करते हैं अपन, चिरसम्मत भौतिकी के जो जनक की बात करते हैं, इसके जो जनक है, फादर है, वो सर आइजैक न्यूटन, उन्हें माना जाता है। इसका जो जनक है सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। और जो आधुनिक भौतिकी है उसका जो फादर है, जो जनक है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। उसका फादर अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। अब आप बात करो कि इस फिजिक्स के जो दो पार्ट है वो क्यों बनाए गए, इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखो, इनमें जो डिफरेंस वो बता रहा हूं मैं। जो चिरसम्मत भौतिकी है उसमें जो सर आइजैक न्यूटन है उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है, द्रव्य है और ऊर्जा है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग होते हैं। उसका अध्ययन इस चिरसम्मत भौतिकी में किया जाता है, क्लासिकल फिजिक्स में किया जाता है। और आधुनिक भौतिकी में जिसके फादर अल्बर्ट आइंस्टीन है, उन्होंने ये कहा कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे में रूपांतरित हो सकती है, दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों विरोधाभास है। चिरसम्मत भौतिकी क्या कहती है कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग होती है, उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि आधुनिक भौतिकी में बताया कि दोनों में आपस में रिलेशन होता है, दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में। इसीलिए इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था जिसे अपन E बराबर mc² से डिनोट करते हैं। यहां पे जो E होती है वो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और ये द्रव्य का, किसी पदार्थ का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और यहाँ पे C लाइट ऑफ वेलोसिटी, प्रकाश का वेग होता है। तो देखो, इस इक्वेशन के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट थे फिजिक्स के जो अपन ने देखे यहां पे। अब बात करें अपन कि जो द्रव्य है, और जो ऊर्जा है, उनमें
क्या डिफरेंस होता है, तो अपन इनमें हल्का सा अगर थोड़ा बहुत अंतर देखें तो जो द्रव्य है वो तो स्थान घेरता है, पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरेगा, जगह रोके, और स्थान रोकता है। और जो ऊर्जा है वो स्थान नहीं रोकती। और भी बहुत सारे अंतर होते हैं। अब अपन, वैसे आज मैंने आपको पहले भी कहा है कि आज कोई टॉपिक पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं था, बस ऐसे ही मन में आया कि आज मैं भी एक ऑनलाइन वीडियो बनाऊं और आपसे रूबरू हूं, आपसे कांटेक्ट में आऊं। बहुत दिन हो गए थे बच्चों के दर्शन किए हुए, और बार बार बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर आप भी वीडियो बनाइए। इस जो ये YouTube पे चैनल है स्टडी पॉइंट FES, उस पे जो फिजिक्स के 11वीं 12वीं क्लास के जो फाउंडेशन क्लासों के जो वीडियो है वो आने वाले दिनों में डाल दिए जाएंगे, और उन वीडियो को आप देखकर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी डाल दिए जाएंगे, बायोलॉजी के भी डाल दिए जाएंगे, मैथ्स के भी डाल दिए जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर करें, क्योंकि पहले काफी समय खराब हो चुका है। आने वाले समय में ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो आप उस समय भी ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होती रहे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो स्टडी पॉइंट FES है उसको सब्सक्राइब करना है, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम इस चैनल पे नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, और आप उस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। और